हेलो एवरीवन, टेक स्क्वायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपीपी प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो इन्वॉल्व करके लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में हम 30 का एक पीवाईक्यू सेट सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आपने इसके पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और उस सीरीज के क्वेश्चन देखने के बाद आप ये क्वेश्चन देखिएगा ताकि आपको एक लेवल पता चले कि कैसे हम लोग वीडियो जो सीरीज 1 थी हमारी प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक में मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन इन्वॉल्व किए। तो आप किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इस सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और इसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ ही साथ हमारे जो क्या कहते हैं डीबीएमएस को कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं। तो इस वीडियो सीरीज को मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग डिस्टेंस एंड द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एजेस फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब देखो एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें बोला है कि मिनिमम स्पैनिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस ग्राफ में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होती क्या है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एमएसपी। ठीक है, क्या बोला जाता है एमएसटी। ठीक है, एमएसटी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो इसमें खास दो एल्गोरिथम यूज होते हैं। एक हमारा होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम। ठीक है, एक होता है हमारा क्रुस्कल एल्गो और दूसरा होता है हमारा प्रिज्म। दूसरा जो एल्गोरिथम होता है वो हमारा होता है, ठीक है, प्रिज्म। तो ये दो एल्गोरिथम हमारे यूज होते हैं इसमें फाइंड आउट करने के लिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएसटी का जो एल्गोरिथम होते हैं वो दो एल्गोरिथम कौन से हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हम एक क्रुस्कल एल्गोरिथम से फाइंड आउट करते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है प्रिज्म से एल्गोरिथम से फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहली बात तो एमएसटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे क्या होते हैं नोड होते हैं वो कवर होने चाहिए, साथ ही साथ साइक्लिक फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो और उसमें भी मिनिमम वेटेज का हमें वर्टेक्स से लेकर चलना है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारा क्या है, कितने हमारे नोड हैं ए बी सी डी और ई। एक एक करके हम देखते चलेंगे कि हमारा जो नोड है वो सारे कवर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम सारे वेटेज लिख लेते हैं। तो ए से बी जाने में वेटेज कितना है हमारा 1 है। ठीक है, फिर ए से सी जाने का वेटेज क्या है 7 है। फिर हम देख लेते हैं बी से हमारा सी जाने का वेटेज कितना है 5 है। फिर बी से हमारा ई जाने का वेटेज क्या है 3 है। डी से हमारा डी वेटेज जानने का जो वेट है वो हमारा 4 है। फिर उसके बाद हमारा सी से ई है, इसका वेटेज है 6। और फिर उसके बाद डी से हमारा ई है, इसका वेटेज है 2। क्लियर है। अब देखो ए से बी जाने के लिए हमें 1 मिल रहा है तो हम सबसे पहले ए और बी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमने ले लिया ए बी इज इक्वल टू 1। सेकेंड देखो ए और बी हमें मिल गया तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। फिर हमें इनमें देखें तो हम बी से ई जा सकते हैं। सबसे मिनिमम अगर मैं बात करूं तो बी से ई है, तो हमने बी से ई ले लिया। क्लियर, तो बी से ई ले लिया तो ये हमारा 3 हो गया। चलो नेक्स्ट क्या, इसके अलावा सी ऑप्शन है। तो हम ए से सी अगर जाते हैं तो 7 मिलता है, लेकिन बी से सी जाते हैं तो 5 मिलता है, यानी कि हम बी से सी जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो बी से सी यानी सी भी हमारा इन्वॉल्व हो गया और ई भी हमारा इन्वॉल्व हो गया। अब बचा हुआ डी है, तो देखो सी से ई जाने में 6 हो रहा है और बी से डी जाने में 4 हो रहा है, यानी हम कहाँ जाएंगे, बी से डी जाएंगे और बी से डी जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम इसको क्या करें, एक सेकेंड, कहीं दे डी से ई जाने में कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ए से बी जाने में हमें 1 मिल रहा है और बी से सी जाने में, ठीक है, बी से ई जाते हैं, बी से ई जाने में हमें 3 मिल रहा है, क्लियर है। फिर उसके बाद बी से सी जाते हैं, बी से सी जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 5, ठीक है। और डी से ई जाने में कितना मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है। तो देखो ए बी सी डी ई मिल गए, हमें चारों मिल गए। तो अब अगर हम देखें तो इसको ड्रॉ करें तो क्या होगा, ए से बी यानी ए से हमारा बी जाएगा, बी से ई जाएगा तो बी से ई हमारा ये हो गया, फिर बी से सी जाएगा तो बी से सी हमारा हो गया और ई से हम डी भी जा सकते हैं, दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया। तो हमने सारे नोड क्लियर कर लिए और इसका जो वेटेज है हमारा वो ये है और बी से सी का 5 है और बी से सी का हमारा 5 हो गया और बी से ई का हमारा 3 है और साथ ही साथ डी से ई का 2 है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 1 5 3 एंड 2, तो इसका जो एडिशन आएगा वो आएगा 11। अब जो वर्टेक्स अगर काउंट करो तो कितना वर्टेक्स कितना होगा, 1 2 3 4, तो 4 वर्टेक्स होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11 और 4। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये प्रैक्टिकली आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो आपको मिनिमम वेटेज का वर्टेक्स लेना है, साथ ही साथ ये चेक करना है कि साइक्लिक फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्लॉयड वर्सल करके एल्गोरिथम, ये सारी एल्गोरिथम हमारी दी हुई है और इसमें हम देखो डिजिकास्ट्रा को देखते हैं। तो ये क्या करता है, सॉल्विंग ऑल पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए डिजिकास्ट्रा एल्गोरिथम यूज होता है। तो बी का 4 देख लेते हैं, बी का 4, ठीक है। तो बी का 4 हमारा किस में दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा फ्लॉयड वर्सल क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट ऑल पेयर पाथ का होता है, ठीक है। ए का 4 होगा, ठीक है, ए का 4 होगा। बी का हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। डिजिकास्ट्रा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होता है। तो ए का 4th हमारा बी ऑप्शन है और बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, और सी का हमारा 3rd हो जाएगा। अभी हमने बात की कि क्रुसिकल किसके लिए होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, आई होप आप ये वाला क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। देखो बाइनरी ट्री का डायमीटर क्या होता है, इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। देखो डायमीटर का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली जो अगर मैं इसको बी मान लूं या इसको बी मान लेता हूं, इसको सी, तो ये जो हम इधर डाउन की ओर जाते हैं, इसके जो लेवल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो बाइनरी ट्री में जो डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी बिग ओ एन स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सन। देखो प्री ऑर्डर दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले इस बाइनरी ट्री को हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। देखो आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें 10 दिया हुआ है, क्लियर। अब आपको पता है कि प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में पहले नोड होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। तो आप देखो पहले नोड हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पे 5, अब 5 का भी लेफ्ट क्या होगा 1, फिर उसके बाद देखो राइट क्या होगा 7, फिर
इधर राइट क्या होगा 40, फिर इधर राइट क्या होगा 50। ये हमारा क्या होगा, ये बाइनरी ट्री होगा। अब इसका पोस्ट ऑर्डर में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है हमारा प्री ऑर्डर, एक होता है हमारा इन ऑर्डर, एक होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर। इसमें क्या होता है, हमारा नोड पहले आता है, देन लेफ्ट आता है, देन राइट। इसमें क्या होता है, लेफ्ट नोड देन राइट। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या आता है, लेफ्ट राइट देन नोड। तो अगर आप इसमें देखो तो पहले क्या आएगा, पहले हमारा लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, फिर नोड आएगा। फिर ये लेफ्ट हो गया तो राइट में क्या आएगा, राइट में ये आएगा। और इस राइट में देखो ये नोड है हमारा और ये क्या है, राइट है। तो पहले राइट हम लिखेंगे यानी 50 लिखेंगे, देन 40 लिखेंगे और फिर लास्ट में हमारा क्या होगा 10 होगा। तो देखो 17550, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इधर होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। अब देखो ये आपसे कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, काउंट करके हमें बताना है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू जेड प्लस 12। तो आप देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Which sequence below best describe the order in which the phase of compiler typically work। देखो कंपाइलर को जो एक क्या कहते हैं स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस। सबसे पहला काम जो होता है क्या होता है, वो लेक्सिकल एनालिसिस। फिर हमारा क्या होता है, सिंटैक्स एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, पहले जो लेक्सिकल एनालिसिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकनाइजेशन। क्या मतलब, ये टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है टोकन जनरेट करता है, ठीक है। ठीक है, और जो दूसरा होता है लेक्सिकल, इसको बोला जाता है पार्सिंग। क्या बोला जाता है, पार्सिंग, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होता है, सिमेंटिक, सिमेंटिक एनालिसिस। क्लियर है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन ये होगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है। तो ICG लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, कोड जनरेशन। चलो अब ऑप्शन देखते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है। देखो सिंटैक्स एनालिसिस इसमें पहले ही आ गया जो कि गलत है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। दूसरा लेक्सिकल एनालिसिस सही है, सिंटैक्स होगा बिल्कुल सही है, सिंटैक्स के बाद सिमेंटिक होगा सही है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा नहीं, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सिंटैक्स एनालिसिस है, ठीक है। चलो ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन लेक्सिकल एनालिसिस सही है, सिंटैक्स एनालिसिस सही है, सिमेंटिक होगा बिल्कुल सही, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगा, क्लियर है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ये सही सीक्वेंस में दिया हुआ है। क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोकनाइजेशन किस फेज में होता है या फिर पार्सिंग किस फेज में होता है, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि टोकनाइजेशन और पार्सिंग किससे बोलते हैं। क्लियर है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्सिंग टेक्निक LL1 रेफर टू। देखो LL1 का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले L का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट स्कैन, ठीक है। पहले L का मतलब वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। अच्छा, दूसरे L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन दिया है। ग्रामर दैट पास द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट प्रोड्यूस अ राइट मोस्ट डेरिवेशन, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन तो नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर दैट पास इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो पास इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है, बैक ट्रैक मोस्ट डेरिवेशन नहीं, गलत है ये। ग्रामर दैट पास इनपुट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये हमारा वैसे भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इन कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग CSMA CD or minimum frame size data transfer is 1500 bytes. What will be the data transfer speed in the network over 1 kilometer cable if the signal speed in the cable is 2,50,000 kilometer per second and no repeaters are used in the networks? ध्यान रखना कि इसमें यह बोला गया है कि रिपीटर्स का यूज अगर हम नहीं करेंगे, ठीक है, रिपीटर्स का यूज अगर हम नहीं करेंगे तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या क्या गिवन है उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। जो जो गिवन है पहले गिवन को लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन के बाद ही हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। CD, अच्छा कई बार क्या होता है इसका पूछ लेता है फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म क्या होगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन। CSMA CD क्या है, तो कोलिजन डिटेक्शन को चेक करता है। तो जो हमें दिया हुआ है मिनिमम फ्रेम दिया हुआ है कितना, साइज दिया हुआ है 1500 बाइट्स, इसका मतलब ये हो जाएगा 1500 इंटू 8 बिट, तो टोटल हो जाएगा 120,000 बिट्स, ठीक है। फिर सिग्नल प्रोपोगेशन स्पीड दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 250, ठीक है, 4 टाइम्स 0 किलोमीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अच्छा, केबल की लेंथ कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर। अगर हम इसको टोटल प्रोपोगेशन टाइम देखें यानी TP देखें तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 250, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 0, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 4 इंटू, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 सेकेंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, ये एक साइड का है, अगर ये रिवर्स भी आता है यानी पूरा राउंड ट्रिप का देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइक्रो सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 8 माइक्रो सेकेंड, क्लियर है। ये चीज क्या हो जाएगा 8 माइक्रो सेकेंड। अब डेटा रेट की अगर मैं बात करूं, डेटा रेट की अगर मैं बात करूं तो डेटा रेट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितना है 120, और ये हो जाएगा 00 बिट, और जो पूरा टोटल टाइम प्रोपगेशन टाइम है वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 और इंटू 10⁻9 BPS। अगर इसको हम GB या MB में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा हमारा 1.5 GBPS। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पैरिटी बिट दिया हुआ है, सीआरसी दिया हुआ है, और एलडी यानी लो डेंसिटी पैरिटी चेक दिया हुआ है, और रीड सोलोमन दिया हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा पैरिटी बिट होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, पैरिटी बिट होता है और सीआरसी होता है। दोनों की बात कर लेते हैं, पैरिटी बिट और सीआरसी जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो पैरिटी बिट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, केवल और केवल डिटेक्शन के लिए होता है, कि जो एरर है उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, करेक्ट करने के लिए नहीं होता है। अच्छा वहीं पे मैं सीआरसी की बात करूं तो सीआरसी भी किस लिए यूज होता है, डिटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, 1 बिट 2 बिट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। साथ ही साथ अगर मैं एलडीपीसी और रेड सोलोमन की बात करूं, ठीक है, एलडीपीसी और क्या है हमारा रीड सेल, ठीक है, रीड सोलोमन, इन दोनों की बात करूं तो ये क्या कहते हैं, एरर करेक्शन भी करते हैं और डिटेक्शन भी करते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें बोला है कि बोथ पैरिटी एंड सीआरसी एरर करेक्शन नहीं, तो ये दोनों तो करते ही नहीं है। इसमें एलडीएससी तो करता है, बट बोथ की अगर बात की जाए तो पैरिटी नहीं करता है, दैट मीन्स कि ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है बोथ रीड सोलोमन कोड एंड लो डेंसिटी चेक कोड एरर एंड करेक्टिंग, तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीआरसी नहीं करता है, ठीक है, सीआरसी नहीं करता है, तो यहाँ पे सीआरसी दिया हुआ है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन रिवर्स पोलिश नोटेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको रिवर्स पोलिश नोटेशन में चेंज करना है। देखो अभी अभी जस्ट मैंने बोला कि हमारे पास 3 ऑर्डर होते हैं, एक हमारा होता है इन ऑर्डर, एक होता है हमारा प्री ऑर्डर, एक होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर। तो जो रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन दी हुई है, पहले मैं उस इक्वेशन को लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो आपको करना क्या है कि एक, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, इसको हमने उठाया, ऑपरेंड को हमने माना लेफ्ट और राइट, और जो हमारा ऑपरेटर है उसको हमने क्या माना, नो माना। तो पोस्ट ऑर्डर में हमने क्या बोला था कि पोस्ट ऑर्डर को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, लेफ्ट राइट देन नोड, हमारा लेफ्ट और राइट देन नोड होगा, दैट मीन्स कि ए होगा, बी होगा, देन स्टार होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा, सी होगा, डी होगा और स्टार होगा, तो ये हो जाएगा सी डी और स्टार। अब आप नोटिस करो इसके बीच में क्या है, अगर मैं इसको ए मान लूं और मान लो इसको पी मान ले रहा हूं और इसको क्यू मान ले रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है पी क्यू, तो पी हमारा लेफ्ट की तरह काम करेगा, क्यू हमारा राइट की तरह काम करेगा, तो ये प्लस हमारा नोड हो जाएगा, दैट मीन्स कि पी क्यू और प्लस हो जाएगा। तो P की जगह पर AB प्लस रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉरी AB स्टार हो जाएगा, Q की जगह पे CD स्टार हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो AB स्टार, CB स्टार और प्लस कहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर इंटरप्ट, अब वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देते समय कि वेक्टर इंटरप्ट होता है, तो इसमें द वेक्टर इंटरप्ट, द इंटरप्टिंग डिवाइस प्रोवाइड्स अ वेक्टर, अ मेमोरी एड्रेस, ठीक है, टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर में जो मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है उसमें इंटरप्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द इंटरप्टिंग सोर्स सप्लाइज द ब्रांच इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर अ गिवन फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हिच आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर प्रोवाइड फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो सुपर स्केलर क्या होता है हमारा, ऑप्शन
सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो बताते हैं। देखो, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल ड्यूरिंग सिंगल क्लॉक साइकिल बाय यूजिंग मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, तो ये क्या करता है, फास्टर एग्जीक्यूशन को लीड करता है फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जो ट्रेडिशनल स्केलर के उसमें कंपैरिजन करता है, सिंगल जो आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, इसकी वजह से सुपर स्केलर को यूज करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मींस। देखो, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि कोई ओएस है, ओएस को जब हम डिजाइन करते हैं तो ओएस को डिजाइन करते समय जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो किसी भी टाइम आ सकते हैं, और उनका एग्जीक्यूशन, देखो लीफो या स्टैक क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, वो कभी भी इंस्ट्रक्शन कभी भी आते हैं और उनका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। ठीक है, लीफो और स्टैक में क्या होता है, स्टैक भी हमारा लीफो को ही लीड करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो क्या आ रहा है, जो लास्ट में इन हुआ है वही पहले जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट वही आउट हो रहा है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ध्यान रखना, यानी जो प्रोसेस पहले आया है पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तभी तो नेक्स्ट प्रोसेस आते रहेंगे। अब ऐसा हो कि प्रोसेस आके वो वेट करते रहे, कोई बाद में आए और वो पहले एग्जीक्यूट होके चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर का यूज करते हैं, ना कि स्टैक का यूज करते हैं, ना कि लीफो का। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर सही हो जाएगा। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। देखो, माक्रो तो होता नहीं है, बिट ऑपरेशन क्या रजिस्टर का यूज करते नहीं है, बाइट भी रजिस्टर का यूज नहीं करते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑपरेशन हो जाएगा। क्लियर है, टेम्परेरी होल्ड के लिए रजिस्टर का यूज करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट डबल एरर। अभी जस्ट मैंने बात की कि सीआरसी क्या करता है, सीआरसी 1 बिट 2 बिट हमारा क्या करता है, एरर को चेक करने के लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर, यानी चेकसम को यूज करता है सीआरसी। क्लियर है? चलो, द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज, इतना दिया हुआ है, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। एक वैल्यू दी हुई है और ये प्रीफिक्स में दिया हुआ है, माइनस प्लस ए बी सी प्लस डी स्टार ई एफ। देखो, इसको प्रीफिक्स में अगर दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, इनफिक्स में चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनफिक्स में हमने चेंज कर लिया तो हमें इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप क्या करो कि सबसे पहले प्रीफिक्स में जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, आप नोटिस करो तो ये प्रीफिक्स में होता है हमारा लेफ्ट राइट। ठीक है, पहले नोड होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। तो आप देखो ए और बी जहां मिल रहा है, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ए और बी कहाँ दिया हुआ है, ए 10 और बी 2 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा सी प्लस डी स्टार ई एंड एफ। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 7। तो 7 प्लस डी और स्टार ई एंड एफ। तो देखो, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे चलेंगे, ई एंड एफ। तो ई एंड एफ को देखो तो 4 और 1 है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कुछ आपको दिखेगा 7 प्लस डी और 4, क्योंकि हमने इन तीनों को सॉल्व कर लिया। अब देखो, डी और 4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, डी और 4 को सॉल्व करो, एक कोई छूट रहा है क्या है हमारा, देखो माइनस प्लस ए बी सी प्लस डी स्टार ई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे प्लस के साथ, तो ये हमारा कुछ छूट रहा है हमारा।
इसमें हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए डी की वैल्यू क्या है हमारी 3 7 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे प्लस एक सिंबल और होना चाहिए था। तो अगर प्लस हो जाता है सिंबल हमारा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस नहीं होगा, यहाँ ये प्लस होगा और ये माइनस अभी बाहर रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10 प्लस 2 और प्लस हमारा 5, तो ये हो जाएगा कितना 17, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हमारा जो ऐड होगा ये 4 हो जाएगा और डी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो फाइनली माइनस अगर बाहर रहेगा तो 17 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे प्लस सिंबल होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इवेल्युएट हो पाएगा, क्योंकि अगर ऑपरेटर ही नहीं रहेगा तो हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट, द asymptotic notation complexity of four function f1 f2 f3 and f4 of given। देखो इसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कौन किसके बाद आने वाला है वो चीज हमें बताना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो क्या क्या दिया हुआ है, 2 की पावर n दिया हुआ है, फिर हमारा दिया हुआ है n की पावर 3/2 दिया हुआ है, फिर हमारा दिया हुआ है n log n दिया हुआ है, फिर हमारा दिया हुआ है n की पावर log n। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पे है वो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पे होगा 2 की पावर n। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है सुपर पॉलिनोमियल, लेकिन सब कहते हैं एक्सपोनेंशियल माना जाता है, वो क्या होता है n log n। क्लियर है, क्या हो जाएगा, सॉरी n की पावर log n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा n log n, तो इसको फोर्थ पर रखते हैं। तो अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे लास्ट में हमारा ये होना चाहिए 1, तो सबसे लास्ट में 1 हमारा इन दो में आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा। फिर हमारा सेकंड जो होगा वो क्या होना चाहिए, n log n, तो n log n का मतलब n की पावर log n यानी 4, तो 1 के बाद 4 दोनों में है। ठीक है, फिर हमारा होना चाहिए 3 नंबर यानी n की पावर 3/2 यानी f2, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द इन ऑर्डर प्रेसिडेंशियल ऑफ 15 इन द बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको भी हम इन ऑर्डर का एक ड्रॉ कर लेते हैं। इन ऑर्डर में मैंने बताया था इन ऑर्डर का निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना होगा क्या, 2 3 4 6 7, फिर 9 13, फिर उसके बाद क्या आएगा 15, तो 15 के जस्ट बाद क्या आया, पहले क्या आया 13, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। पॉइंटर पे एन एरे ऑफ इंटीजर साइज 2 बाइट इन स्लाइस टू 200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p+3। देखो p+3 की वैल्यू जो दिया हुआ है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि कोई अगर इंटीजर पार्ट है, तो अगर पॉइंटर है तो पॉइंटर का मीन्स ये होता है कि ये एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, एड्रेस कितना है, एड्रेस दिया हुआ है 200। अब वो कह रहा है कि अगर +3 किया जाए तो वो एड्रेस में एक्चुअली कर रहा है, तो एड्रेस में क्या होगा, एड्रेस में उसकी जितनी साइज होगी उसमें प्लस होगा। तो अगर 3 प्लस हो रहा है दैट मीन्स कि 3 into 2, उसकी साइज कितनी है 2,
तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 206। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो, इन द प्रायोरिटी क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन एट, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर सपोज करिए कि हमारा जो प्रोसेसर है उसमें अगर क्या कहते हैं कोई प्रोसेस जाता है प्रायोरिटी पे, तो कोई एक ऑप्शन थोड़ी होता है कि वो कहाँ पे जाएगा। दैट मीन्स कि वो किसी पोजीशन पे जा सकता है जहां भी पोजीशन उसको खाली मिलती है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, इन एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर एंड एस इक्विवेलेंट टू। देखो हमें ज्वाइन के बारे में थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है नेचुरल ज्वाइन, दूसरा दिया हुआ है क्रॉस, तीसरा आउटर, और चौथा हमारा क्या होता है इनर। ठीक है, इनर का मतलब क्या होता है, इनर का मीन्स जो कॉमन दिख रहा होता है। क्लियर है, जो कॉमन दिख रहा होता है तो वो क्या होता है कि कॉमनली वो ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग यूजुअली जो कीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है इनर हमारा ज्वाइन होता है। ठीक है, आउटर में क्या होता है जो अनमैच्ड रो होती हैं उन जो नल के साथ भी है उनको भी ज्वाइन कर लिया जाता है। अच्छा, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, वो जो कॉलम जो नेम डुप्लीकेट कॉलम नेम होते हैं उनको रिमूव करने के बाद बाकी जो बचते हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं। बट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस आर और एस से जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है यानी रिलेशन की तरह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो दोनों को पॉसिबिलिटीज क्या करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा, जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्लियर है। चल नेक्स्ट में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी डिलीट ऑल टपल इन द टीचर। ठीक है, टपल डिलीट करना है टीचर रिलेशन का, दोज टीचर एसोसिएट्स विद डिपार्टमेंट लोकेट इन द बिल्डिंग विद नेम सीएससी। तो देखो डिलीट फ्रॉम टीचर वेयर डेप्ट आईडी इन सीएस, ये हमारा जो सिंटैक्स है वही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर बिल्डिंग इज इक्वल टू सीएससी, तो ये हमें क्या करना है टीचर से डिलीट करना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम टीचर ये सही है हमारा, डिलीट फ्रॉम टीचर डेप्ट आईडी ये सर डेप्ट नेम इन सेलेक्ट डेप्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर बिल्डिंग इज इक्वल टू सीएससी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में अ फुल एडर सर्किट रिक्वायर्ड। देखो फुल एडर सर्किट क्या होता है, देखो हमें एक रिक्वायरमेंट चाहिए ऐड करने के लिए, ए और बी को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक हमारा इनपुट होता है क्या सी कैरी का या सी इन का, तो ये कैरी इन होता है जो कैरी करता है, तो हमारे कितने इनपुट हो गए, ये हमारे 3 इनपुट हो गए। ठीक है, क्या हो गए 3 इनपुट हो गए। अब 3 इनपुट के बाद जो क्या कहते हैं हमारा आउटपुट चाहिए, अब उसको देख लेते हैं कि वो कितने आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो एक होता है हमारा जो सम आता है जिसको हम लिखते हैं सम आउट, दूसरा क्या होता है हमारा जिसको बोलते हैं सी आउट, सी आउट क्या होता है कैरी आउट। ठीक है, तो टोटल क्या होगा 3 इनपुट चाहिए और 2 आउटपुट चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग सर्किट, एक सर्किट दी हुई है उसका लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा। देखो आपको भी पता है यहाँ 2 इनपुट ए और ए जा रहे हैं और एंड है, तो ए डॉट ए और इन ए डॉट ए का जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा, ये क्या होगा ए नॉट, यहाँ भी होगा बी डॉट बी और दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो और बी, और यहाँ नॉट लगा हुआ है तो बी नॉट हो जाएगा। जब हम ए नॉट और बी नॉट को निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको ए डॉट बी ओवरऑल ये हो जाएगा हमारा नॉट। अब डी मॉर्गन थ्योरम से अगर हम इसको सोल्व करें तो जाएगा हमारा ए प्लस बी का बार और ये ऊपर एक बार और लगा हुआ है, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या ए प्लस बी, सिंपली क्या बचेगा और बचेगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, a logical circuit that provide low output when both input are high और both input are low। देखो आपको भी पता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें a b बार प्लस a बार b, हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 0
और ये 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर हम ए बी बार का देखें तो इसका जो रिजल्ट आएगा देखो, 0 अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैसे भी 0 हो जाएंगे। फिर अब इसमें बी बार है यानी 1 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसमें 0 हो जाएगा। फिर एग्जैक्टली अगर ए बार बी करें तो जहां बी 0 है वहां 0 0 हो जाएगा और फिर फाइनली हमारा जो ए 0 रहेगा वो 1 हो जाएगा यानी यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो देखो एक्सॉर में क्या निकलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 0 को ऐड करेंगे 0 होगा और यहाँ पे भी 0 0 को ऐड करेंगे 0 होगा, बाकी यहाँ पे दोनों पे 1 होगा। अब बोला क्या है कि लो आउटपुट आना चाहिए, तो देखो एक्सॉर में दोनों लो आउटपुट आ रहे हैं, वो चाहे दोनों लो हो या दोनों हाई हो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो गया। तो एक्सॉर हम डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कैसे आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द रिजल्टिंग लॉजिक सर्किट ऑब्टेन व्हेन बोथ इनपुट ऑफ नॉर एंड नैंड गेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एक और गेट ले रहा हूं और इसमें लगा दे रहा हूं नॉट, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, दो इनपुट दिए गए, तो जो ए प्लस ए आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, नॉट लगा हुआ है यानी ए नॉट लगा हुआ है। अच्छा नैंड में क्या होगा, ये एंड ए है, ये भी ए है और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ए डॉट ए का भी रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, ऊपर नॉट लगा हुआ है, तो दोनों में कौन सा गेट लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। दैट मीन्स कि दोनों का क्या आएगा, ऑप्शन डी, जो साथ में अगर कनेक्ट होंगे तो। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, अ ट्रुथ टेबल विल नीड टू हाउ मेनी रोज इफ देयर आर n वेरिएबल। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो वेरिएबल है, पहले देखो सिंगल वेरिएबल है तो आप 0 1 लिखते हो यानी 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अगर दो वेरिएबल होते हैं तो हम कितने कॉम्बिनेशन लिखते हैं, देखो 4 कॉम्बिनेशन, यानी दो इनपुट है तो हम लिखते हैं कितने, 4 कॉम्बिनेशन। वहीं 3 इनपुट हो जाते हैं तो आप देखो 0 और ये हो जाएगा 0 0, ये 0 0 0 1 1 1 1 और ये हो जाएगा 0 0 0 1 सॉरी 1 1 और ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0। तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो अगर आप देखो तो अगर मैं कहूँ ट्रूथ टेबल में जितने वेरिएबल हैं क्या होगा, 2 की पावर n होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which of the following regular expression define the language accepted by DFA? अगर आप देखो इसमें नोटिस करो तो अगर आप इस स्टेट को देखो तो इस स्टेट में क्या हो रहा है कि ये यहाँ से लौट नहीं रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट होने का मतलब ये ट्रैप में फंस रहा है, तो हम ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं लेंगे। यहाँ से इनिशियल पॉइंट हो रहा है तो ये ए तो हमारा स्टार्टिंग ए से होगा ही होगा, ये कंफर्म। इनिशियल पॉइंट यहाँ से जाएगा और ए से स्टार्टिंग होगा। अगर हम फाइनाइट की बात करें, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो ए से स्टार्ट होगा, बट क्या बी तो हमारा कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है। ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, ध्यान रखना, ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, बी कितनी बार भी आ सकता है। तो ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा है ए बी स्टार की जगह, यानी ए एक बार आएगा ही आएगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पहुंचने के लिए हमें ए से ऊपर जाना ही पड़ेगा। बी हमारा नल भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जितने भी चाहे हो सकते हैं। दैट मीन्स क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देख लेते हैं इसमें, द इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमारा क्या है, ये सही है। तो देख लेते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रेगुलर, जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है, तो ये अगर ट्रू है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि फॉल्स क्या होगा, दैट मीन्स कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी बिलो, हेयर एस इज द स्टार्टिंग एंड टर्मिनल सिंबल व्हाइल ए एंड बी आर टर्मिनल सिंबल। देखो सिंपल सा दिया हुआ है, हम इसको ऑप्शन के थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या ए बी बी ए बी बी, ये एक्सेप्ट हो रहा है। देखो अगर मैं s इज इक्वल टू ए और यहाँ पे s ले ले रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, तो मुझे ए मिल गया और यहाँ का एक सिंगल बी मिल गया। मुझे चाहिए क्या, बी बी ए बी, तो क्या देखें एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर मैंने मान लो कि मुझे फिर से बी चाहिए, तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, तो सिंपली क्या है, अगर मैं टी रखूंगा यहाँ पे, अगर मैं एस रखूंगा तो ये डबल ए हो जाएगा, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। फिर अगर मैं यहाँ पे टी रख रहा हूँ तो टी में क्या आएगा, टी फिर भी फाइनली हमारा टर्मिनेट कहाँ पे होगा, ए पे होगा। तो बी तो ऑप्शन, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो ए वैसे भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट में क्या आ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि कितने टाइम्स हमारा ये 5 टाइम्स ए है, ठीक है, 5 टाइम्स हमारा ए है और 3 टाइम्स क्या है हमारा बी है। देखते हैं ये हमारा एक्सेप्ट होता नहीं। तो 5 टाइम्स ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ फिर मैंने ए और यहाँ एस और यहाँ बी कर दिया, तो ये हमने इसको यहाँ पे, हम चाहते थे देखो 3 टाइम्स बी है ना, तो हम यहाँ पे टी और बी कर दिया, सॉरी यहाँ पे टी कर दिया और टी को हमने, ये नहीं होगा, ठीक है, टी को हमने फिर से बी कर दिया और ये हमारा ए हो गया। तो देखो 2 बार ये 5 टाइम्स हमारा क्या हुआ, ए एक्सेप्ट हुआ और 3 टाइम्स क्या हुआ, बी, हमारा ये तो एक्सेप्टेंस हो गया। फिर कह रहा है कि 4 टाइम्स ए और डबल बी नहीं एक्सेप्ट होगा, तो 4 टाइम्स ए अगर हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, टी इक्वल टू टर्मिनेट होगा ए में, तो सही बात है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा, क्योंकि अभी ये कह रहा है कि बिलोंग्स नहीं होगा, तो ये तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। फिर कह रहा है ये भी बिलोंग कर रहा है, अब जस्ट इसी का अपोजिट कह रहा है कि ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स ए है, तो अगर मैं 3 टाइम्स ए की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा टी और बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए, तो 3 टाइम्स ए और बी ये एक्सेप्ट कर रहा है, बट कितना हुआ 3 4 5, बट ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ, छूट गया हो, तो आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ध्यान रखूं कि कहीं कोई मिसप्रिंट ना होने पाए, एरर ना होने पाए, या कहीं कोई क्वेश्चन में अगर कहीं गड़बड़ी हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ यार, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक तो कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो और भी वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और इसका जो क्लास जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये सारी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपने से अटेम्प्ट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।